आपको याद ही होगा, हमने चंगेज़ खां के बारे में पढ़ना शुरू किया था और आज हम देखेंगे कौन सी सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड थी जिसमें चंगेज़ खां को इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया था मंगोल साम्राज्य के शासकों में। चलिए देखते हैं उस समय की सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसी थी जब मंगोल शासक चंगेज़ खां का उदय हुआ। The Mongol were the diverse body of people linked by similarities of language to the Tatars, Khitan, and Manchus to the east, and the Turkic tribe in the west. ऐसा देखा गया कि वैसे तो कई तरह के लोग इसमें शामिल थे मंगोल्स में, लेकिन कुछ सिमिलैरिटी भाषा की उनमें थी, जिनमें तातार्स के साथ और उसके बाद खीतान के साथ, मांचूस के साथ, जो कि ये सभी ईस्ट में रहते थे, और द तुर्किक ट्राइब जो थी जो कि पश्चिम में रहती थी। इन सब से इनकी भाषा यानी मंगोल लोगों की भाषा मिलती जुलती थी। मतलब आप कह सकते हैं इनसे काफ़ी कुछ मिक्सचर जैसा जो नहीं होता, कई भाषाएं मिलाकर बन गया, वैसे इनकी भाषा हुआ करती थी। काफ़ी सिमिलैरिटी थी इनकी भाषा में। सम ऑफ द मंगोल्स वर पेस्टोरलिस्ट। कुछ जो मंगोल थे वो तो पेस्टोरलिस्ट थे। पेस्टोरलिस्ट मतलब आप समझते ही हो, जो बंजारे होते हैं, जो जानवरों को पालते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जानवरों को चराने के लिए घूमते हैं। वाइल अदर्स वर हंटर गैदरर। लेकिन कुछ बाकी जो मंगोल थे वो शिकारी थे और अपने खाने को इधर उधर घूम कर इकट्ठा किया करते थे। द पेस्टोरलिस्ट टेंडेड हॉर्सेस। और जो गडेरिए जिनको उनको कहा जाता है पेस्टोरलिस्ट को, ये लोग क्या करते थे, ये ज़्यादातर हॉर्स पालते थे, शिप पालते थे, एंड टू अ लेसर एक्सटेंट कैटल, गोट एंड कैमल। और कुछ कम मात्रा में कैटल होते थे। कैटल में गाय बैल भी हो जाती हैं, और गोट पालते थे, गाय बैल भैंस के अलावा गोट और कैमल पालते थे। वैसे गाय बैल भैंस कम होते थे। They nomadized to the steppes of Central Asia in the tract of land in the area of the modern state of Mongolia. और ये जो नोमैड्स थे, जो बंजारे की तरह इनकी ज़िंदगी थी, ये स्टेपीज़ ऑफ सेंट्रल एशिया। स्टेपीज़ क्या है? स्टेपी ग्रासलैंड है जो कि सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया के ग्रासलैंड को स्टेपीज़ कहा जाता है। तो ये स्टेपीज़ में जो सेंट्रल एशिया में था, यहाँ पर ये अपने जानवरों को लेकर घुमा करते थे। आज की बात अगर करें तो आज का जो मंगोलिया है ना, वहाँ ये एरिया है। ये एरिया मतलब आज के मंगोलिया में पड़ता है। दिस वॉज एंड स्टिल इज़ अ मैजेस्टिक लैंडस्केप विथ वाइड होराइजन, rolling plains ringed by the snow-capped Altai mountain to the west, and arid Gobi desert in the south, drained by the Onan and Selenga river, and myriads spring from the melting snow of the hill in the north and the west. ये इलाका जो है बहुत ही खूबसूरत इसका लैंडस्केप है, क्योंकि खुला है बिल्कुल, पेड़ पौधे बहुत कम हैं, तो आसमान से बिल्कुल लगता है धरती से मिलता जुलता दिखता है। होराइज़न कहते हैं उस जगह को जहाँ पर आपको दूर दूर तक कहीं पेड़ पौधे ना हो और आपको आसमान और ज़मीन एक दूसरे के साथ मिलते हुए दिखें, उसको होराइज़न कहा जाता है। रोलिंग प्लेन्स, बिल्कुल साफ़ सुथरी ज़मीन है, और तो पहाड़ भी हैं वहाँ पर, रिंग्ड बाई, यहाँ वहाँ पहाड़ पे क्या है कि अल्ताई माउंटेन है यहाँ पे वेस्ट में, और इसके ऊपर पहाड़ की ऊंचाई के कारण उस पर बर्फ़ जमी रहती है। इसके अलावा दूसरी तरफ साउथ में डेज़र्ट है जिसका नाम है गोबी डेज़र्ट। और इसके अलावा क्या है, यहाँ पर नदियाँ हैं, प्रमुख 2 नदियाँ हैं जिसमें ओनान और सेलिंगा रिवर है, और साथ ही साथ कई खूबसूरत स्प्रिंग्स हैं जो कि पहाड़ों पर जब बर्फ़ पिघलती है तो बहती है। तो ये जो झरने हैं ये नॉर्थ में हैं, नॉर्थ एंड और वेस्ट में हैं। लश एंड एक्सूरियंट ग्रासेस
फॉर पास्चर, और जानवरों को चराने के लिए, चूँकि ये घास का मैदान है, स्टेपीज़ कहते हैं घास के मैदान को, तो ये बिल्कुल हरे भरे हैं और बहुत घास है पास्चर के लिए, यानी जानवरों को चराने के लिए। एंड कंसिडरेबल स्मॉल गेम वर अवेलेबल इन द गुड सीज़न, और आप चाहे तो यहाँ पर कई छोटे छोटे गेम भी खेल सकते हो जब सीज़न अच्छा होता है। द हंटर गैदरर रिसाइडेड टू द नॉर्थ ऑफ द पेस्टोरलिस्ट इन द साइबेरियन फॉरेस्ट, और जो हंटर गैदरर थे, जो शिकारी थे, वो लोग ज़्यादातर नॉर्थ के हिस्से में रहते थे, साइबेरियन फॉरेस्ट के आसपास, पेस्टोरलिस्ट से थोड़ा दूर। दे वर हम्बलर बॉडी ऑफ पीपल दैन द पेस्टोरलिस्ट, और पेस्टोरलिस्ट लोग की तुलना में ये जो हंटर गैदरर थे ये बड़े ही थोड़े से शांत स्वभाव के थे। मेकिंग अ लिविंग फ्रॉम ट्रेड इन फर्स ऑफ एनिमल ट्रैप्ड इन द समर मंथ्स, और क्या करते थे ये अपना जीवन यापन का जो साधन होता है वो क्या क्या होता था, जो जानवरों को मारते थे ना तो उसके फर जो होते थे उसका व्यापार करके ये गर्मी के समय में जानवरों को पकड़ते थे और उसका फर का व्यापार किया करते थे। देयर वर एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर इन द एंटायर रीजन, ये ऐसा हिस्सा है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा तो गर्मी बहुत ज़्यादा, ऐसा है। हार्श लॉन्ग विंटर फॉलोड बाय ब्रीफ ड्राई समर, और एकदम बिल्कुल बहुत ही ठंडा और लंबा ठंड का मौसम होता है, और गर्मी का मौसम बहुत छोटा होता है। एग्रीकल्चर वॉज पॉसिबल इन द पेस्टोरल रीजन ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड ऑफ द ईयर, और अगर आप खेती बाड़ी करना चाहो तो कुछ पेस्टोरल इलाका है जहाँ पर आप थोड़े समय के लिए खेती कर सकते हो। बट द मंगोल्स अनलाइक सम ऑफ द टर्क फर्दर वेस्ट डिड नॉट टेक द फार्मिंग, लेकिन मंगोल, जबकि टर्क लोग थोड़े बहुत फार्मिंग करते थे वेस्ट में, लेकिन मंगोल्स जो थे वो फार्मिंग नहीं करते थे। नाइदर द पेस्टोरल नॉर द hunting gathering economies could sustain dense population settlement as a result of the region possessed no cities, और यही कारण है कि इनकी इनकी जो जीवन यापन का साधन था हंटिंग गैदरिंग से था, और इनकी सारी आर्थिक व्यवस्था भी इन्हीं चीज़ों पर यानी हंटिंग गैदरिंग पर निर्भर करती थी। और साथ ही साथ क्या था कि चूँकि आबादी काफ़ी थी इस वजह से इस रीजन में और ये सभी के सभी क्या थे, इधर उधर घूमने वाले लोग थे, तो कोई इसलिए बड़ा शहर यहाँ पर बस नहीं पाया था क्योंकि सब बंजारे थे ज़्यादातर। द मंगोल्स लिव्ड इन टेंट्स, और आप जानते ही हो बंजारे जो होते हैं इधर उधर घूमने वाले, वो मंगोल भी वैसे ही थे। तो ये मंगोल क्या करते थे, टेंट्स में रहते थे, गर्स भी कहा जाता था। ट्रैवल विद देयर हर्ड, अपने जानवरों के साथ इधर उधर घूमते थे। विद देयर विंटर टू समर पास्चर लैंड, और अपने समयानुसार विंटर के समय जहाँ पर अपने जानवरों को ले जाना होता था वहाँ ले जाते थे, और गर्मी के दिनों में भी जहाँ ले जाना होता, जैसे अगर पहाड़ है तो स्वाभाविक है ठंड के दिनों में पहाड़ों पे ज़्यादा ठंड होती है, तो जानवरों को लेकर नीचे आ गए, और जैसे ही ठंड ख़त्म हुई तो धीरे धीरे करके पहाड़ों पर ले गए जानवरों को चराने के लिए। इतनी आपने 10th क्लास 9th क्लास में हिस्ट्री में पढ़ा होगा ये सब चीज़ कि है ना, ये जो जितने बंजारे होते हैं ये ऐसे ही करते हैं। Ethnic and language ties united the Mongol people, but their scarce resources meant that their society was divided into patrilineal and patrilineal lineages. The richer family were longer possessed more animal and pasture land. इसीलिए और इनकी इथनिक जो होती है और लैंग्वेज जो थी, इसकी वजह से मंगोल पीपल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन इनके पास जो सोर्सेज थी वो बहुत कम थी। समाज जो था वो ज़्यादातर इस हिस्सों में बटा हुआ था, जैसे कि पैट्रिलिनियल यानी कि जो पिता होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं पैट्रार्कियल सोसाइटी में। तो पिता जो होता था वो मुखिया होता था, और अमीर परिवारों में जिनके पास अमीर परिवार उनको कहा जाता था जिनके पास बहुत सारे जानवर होते थे और उनका अपना पास्चर लैंड भी हुआ करता था। दे देयरफॉर हैड मेनी फॉलोअर्स, और इनके इसलिए बहुत सारे फॉलोअर होते थे।
and were more influential in local politics, और अमीर और होने के कारण लोकल पॉलिटिक्स पर भी इनका बहुत अच्छा असर रहता था. Periodic natural calamity, either unusually harsh cold winter when game and the stored provisions ran out of the drought which passed the grassland, would force families to forge further afield, leading to the conflict over pasture land and predatory raid in the search of livestock. अब क्या होता था कि हर समय तो एक जैसा नहीं होता है, इसलिए कई बार क्या होता है, नेचुरल कैलामिटीज़ जब आ जाती थी, चाहे तो बहुत ठंड पड़ गई इसकी वजह से, या तो क्या होता था जब बहुत ठंड पड़ जाती थी, कुछ मिलता नहीं था और खाने पीने का, तो क्या होता था जो जमा करके रखते थे उसी को वो इस्तेमाल किया करते थे. और फिर क्या था, ग्रासलैंड जो था इसमें भी घास वगैरह कम हो जाता था, जानवरों को चराना मुश्किल हो जाता था, तो इसलिए बहुत सारी फैमिली जो थी वो मतलब उनको ज़बरदस्ती वहाँ से हटना पड़ता था, और कई बार पास्चर को लेकर थोड़ा झगड़ा लड़ाई भी हो जाता था, और कई बार क्या होता था कि लाइव स्टॉक के लिए लोग जो थे वो रेड भी किया करते थे. Groups of family would occasionally ally by offensive and defensive purpose around the richer and more powerful lineage, but barring the few exceptions, these confederacies were usually small and short-lived. कभी कभी कुछ ग्रुप और फैमिली जो थी वो लड़ने के लिए या अपने बचाव के लिए अमीरों के साथ या पावरफुल लोगों के साथ मिल जाती थी, लेकिन इसमें कुछ एक बातों को छोड़कर ज़्यादातर ये जो मेल मिलाप या संधि होती थी वो बहुत छोटी और कम समय के लिए होती थी. The size of Genghis Khan confederation of Mongol and Turkish tribe were perhaps matched in the size only by that which had been stitched together in the 5th century by Attila. और चंगेज़ खान का जो कन्फेडरेशन था, संधि थी मंगोल और टर्किश ट्राइब के साथ, वो इस बात से मैच करती थी कि ये जो 5वीं शताब्दी में अतीला ने इन सबको जो मिलाया था, उसी की वजह से चंगेज़ खान का जो कन्फेडरेशन था मंगोल और टर्किश का, वो रह पाया था. Unlike Attila, however, Genghis Khan's political system was far more durable and survived its founder. और हालांकि अतीला के विपरीत चंगेज़ खान का पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो ज़्यादा टिकाऊ था, ड्यूरेबल कहते हैं टिकाऊ, और इस अपनी फाउंडर की तुलना में वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाया. It was stable enough to counter larger armies with superior equipment in China, और इनके ये स्टेबल इसलिए भी था कि इनके पास आर्मी बहुत बड़ी थी और बहुत सुपीरियर इक्विपमेंट, यानी लड़ने के साधन जो होते हैं, लड़ाई के अस्त्र शस्त्र, वो भी इनके पास ज़्यादा थे. चाइना, ईरान, ईस्टर्न यूरोप, इन सभी जगहों की तुलना में. एंड एज दे एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर दीज रीजन, जब इन रीजन्स पर इनका कब्जा हो गया मंगोल लोगों का, द मंगोल एडमिनिस्ट्रेड कॉम्प्लेक्स एग्रेरियन इकोनॉमी, तब और इनके हाथ में एक बहुत ही एग्रेरियन कहते हैं जो खेती बाड़ी से संबंधित होता है, वो इकोनॉमी इनके हाथ में आ गई. अर्बन सेटलमेंट, sedentary society that were quite distant from their own social experience and habitat, और शहरीकरण जो होता है सोशल और ऐसी सोसाइटी, इन सब से काफ़ी दूर थे, है ना. इनका अपना सोशल एक सामाजिक अनुभव था, रहने का तरीका था. Although the social and political organization of nomadic and the agrarian economies were very different, हालांकि सामाजिक और political organization जो होती है nomadic लोगों में और agrarian लोगों में, दोनों में agrarian economy में बिल्कुल अलग होती है. The two societies were hardly foreign to each other, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों जो है वो बिल्कुल ही अलग हैं, एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, ऐसा नहीं है. In fact, the scant resources of the Steppes land drove Mongol and other Central Asian nomads to trade and barter with their sedentary neighbors in China
और चूँकि अब ये मजबूर थे, सच्चाई तो ये थी कि इनके पास रिसोर्सेज बहुत कम थे स्टेपीज़ लैंड पे, और इसलिए मंगोल और सेंट्रल एशियन नोमैड्स जो थे वो क्या करते थे, व्यापार करते थे, और नहीं तो बार्टर, बार्टर मतलब कि मेरा सामान लो और अपना सामान दो, है ना, एक दूसरे से एक्सचेंज जो किया जाता है वो किया करते थे। और ये एक्सचेंज किनके साथ होता था, इनके जो नेबर थे चाइना, उनके साथ होता था। दिस वॉज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू बोथ पार्टीज़, और ये जो लेन देन होता था दोनों पार्टी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता था। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस This was mutual, and iron utensil from China were exchanged for horses, furs, and game trapped in the steppes. और फिर क्या होता था, कई चीज़ों का लेन देन या क्या करते थे, जिनमें क्या था, हॉर्स था, फर था, है ना, इन सब चीज़ों का लेन देन आयरन यूटेंसिल बर्तनों के बदले में एक्सचेंज किया करते थे, अपनी हॉर्सेस को, फर्स को, है ना, या और जो भी स्टेपीज़ में इनको मिलता था उससे लेन देन किया करते थे। कॉमर्स वॉज नॉट विदाउट इट्स टेंशन, लेकिन व्यापार जो था उसमें भी काफ़ी टेंशन होती थी, स्पेशली एज द टू ग्रुप अनहेजिटेटिंगली अप्लाइड मिलिट्री प्रेशर टू एनहांस प्रॉफिट, क्योंकि झगड़ा इसलिए होता था क्योंकि हर ग्रुप जो है बिना हिचक के मिलिट्री प्रेशर, दबाव डालता था मिलिट्री का, ताकि वो अपनी प्रॉफिट को बढ़ा सके। When the Mongol lineage allied their force their Chinese neighbors to offer better terms, and trade ties were sometimes discarded in favor of outright plunder. और फिर क्या होता था, कई बार ये जो मंगोल थे वो ये ट्राई करते थे कि चाइनीज़ पड़ोसियों के ऊपर वो ज़्यादा दबाव डालें अच्छे टर्म्स के लिए कि व्यापार में फ़ायदा हो, और कई बार क्या होता था, ये जो थी झगड़े में तब्दील हो जाता था। This relationship would alter when the Mongol were in disarray, और ये रिलेशनशिप और इसलिए बदल जाता था कि मंगोल जो थे वो थोड़े लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग थे। चाइनीज़ वुड then confidently assert their influence in the steppes, और चाइनीज़ कोशिश करते थे कि वो धीरे धीरे करके अपने प्रभाव को स्टेपीज़ पर भी, स्टेपीज़ या जो ग्रास लैंड है उस पर डाल सकें। These frontiers were more debilitating to settle society. ये जो एरिया था वो सोसाइटीज़ के लिए स्टेबल करने के लिए काफ़ी अच्छा था। इनका बॉर्डर जो था वो थोड़ा सा, चूँकि बॉर्डर पर हमेशा लड़ाई होती रहती थी, तो वहाँ पर रहने वाले सोसाइटी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर रहती थी। दे डिसलोकेटेड एग्रीकल्चर एंड प्लंडर सिटी, और वो क्या करते थे कि एग्रीकल्चर को नष्ट कर देते थे और शहरों पर हमला कर देते थे। नोमैड्स ऑन द अदर हैंड कुड रिट्रीट अवे फ्रॉम द जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन ये नोमैड जो होते थे, जो बंजारे होते हैं, वो उस जगह से हट जाना ज़्यादा बेटर समझते थे जहाँ पर झगड़े हो रहे हों। थोड़ा बहुत लॉस तो उनको मंजूर था। Throughout its history, China suffered extensively from nomad intrusion and different regimes, even as early as the 8th century BCE, built fortification to protect their subjects. और पूरे इतिहास को अगर आप देखिए तो पाएंगे कि बाहरी हमले से चाइना जो था मंगोल हमले से बहुत ही परेशान रहा है, और इसलिए अपने इन हमलों से अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, कई जगह किले भी बनवाए ताकि अपने लोगों को वो सेफ रख सकें। स्टार्टिंग फ्रॉम द 3rd century BC, these fortifications started to be integrated into common defensive outwork known today as the Great Wall of China, a dramatic visual testament to the disturbance and fear perpetrated by nomad raid on the agrarian society of the North China. और
ये किलेबंदी जो है अपने आप को बचाने के लिए जो चाइना में 3री शताब्दी में स्टार्ट हुआ था, जिसको आज हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। और ये वॉल इसलिए बनाया गया था कि ताकि जो बार बार नोमैड्स लोग जो हैं बंजारे हमला कर देते हैं चाइना के उन एग्रेरियन सोसाइटी पे, यानी कि चाइना के लोग तो शहर गांव बनाकर बसे हुए रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, और ये जो नोमैड्स हैं ये उनके ऊपर हमला करके लूटपाट करते थे। तो इस वजह से क्या था, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना उसी समय बनना स्टार्ट हुआ था, और ताकि चाइना के लोगों को बचाया जा सके। ठीक है, तो इन हमलों से जो नोमैड्स लोग करते हैं, इन हमलों से नॉर्थ चाइना को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे द करियर ऑफ चंगेज़ खां, और आगे इसके बारे में जानेंगे। वीडियो आपको कैसा लग रहा है, इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे पढ़ सकें, और आप अपने कमेंट्स भी मुझे ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।